ओशिनोको सीजन 2 एपिसोड 1 के रिव्यू के साथ कमबैक करते हुए मैं वापस आ चुका हूँ। चैनल पे वीडियो लगभग 1 साल बाद अपलोड हो रही है और काफ़ी पुराने व्यूअर्स तक शायद ये पहुँच भी नहीं पाएगी। कमबैक में मदद करने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। अब चलो शुरू करते हैं। पिछले सीजन का पहला एपिसोड जैसे एक इंटरनेट ब्रेकिंग एपिसोड था, इस बार वैसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले टोक्यो ब्लेड नाम के एक स्टेज प्ले का इंट्रो दिखाया जाता है। इसके कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को देखकर मैं तो सोच में पड़ गया था कि इतने सारे नए चेहरे देखने मिलने वाले हैं, मगर हमारे पुराने किरदार कहाँ गायब हो गए। मेरे बादाम जितने दिमाग में ये बात तक नहीं घुसी कि सारे पुराने कैरेक्टर्स इसमें मेकअप लगाकर एक्ट करने वाले हैं, जो कि थोड़ा आगे जाकर पता चलता है। पहली नज़र में मुझे ये समझ नहीं आया कि ये स्टेज प्ले तो स्टोरी में काफ़ी बाद में आने वाला है, तो फिर इसे एपिसोड की शुरुआत में दिखाने का क्या लाभ हुआ। मगर एक लाभ है, वो है एक्सपेक्टेशन। असल जिंदगी में ये बात सच है कि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, मगर इस एनिमे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये बात असत्य हो सकती है। एपिसोड को पूरा देखने के बाद इस स्टेज प्ले वाले सीन से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं और तुम्हें भी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेज प्ले वाला एक्ट काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकता है। सबसे पहले हम रूबी को देखते हैं। वो आई के ग्रेव को विजिट कर रही थी और वहाँ से पता चलता है कि पिछला सीजन जहाँ पे ख़त्म हुआ था, अब की कहानी उससे कुछ महीनों बाद की है। इस बीच बी कोमाची ग्रुप कई और छोटे बड़े परफॉर्मेंस दे चुकी होती है और रूबी एक और बार अपने एंड गोल को हमारे सामने लाते हुए कहती है कि वो बी कोमाची को उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है जो कि आई कभी भी नहीं कर पाई थी। कैरेक्टर्स के एंड गोल को पहले से एस्टेब्लिश करना इस तरह के शोनेन शोज के प्रोग्रेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल शोनेन मांगा या एनिमे में एंड गोल शुरुआत में ही डिसाइड हो जाता है। मुझे तो लगता है कि इसी रीजन की वजह से बोरुटो आज इतना बदनाम है। इन बेतुकी बातों को एक तरफ रखते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्टेज प्ले में आक्वा, काना और आकाने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोक्यो ब्लेड मांगा, जो कि स्टेज प्ले का सोर्स मटेरियल है, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक प्रोटैगनिस्ट का और एक एंटैगनिस्ट का। काना प्रोटैगनिस्ट के ग्रुप का हिस्सा होती है और वहीं दूसरी तरफ आक्वा और आकाने एंटैगनिस्ट ग्रुप का हिस्सा होते हैं। एंड बाय द वे, मैं बताना भूल गया कि अब आक्वा और आकाने पक्के वाले कपल बन चुके हैं। मुझे तो पर्सनली काना और आक्वा की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, मगर जैसे जिसकी सोच। वैसे लंबे बालों में आकाने भी काफी अच्छी दिखती है, मगर हमारे गैलेक्सी आइस की बात ही कुछ और है। इसी बहाने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम किसके साथ आक्वा को देखना चाहते हो, काना या फिर आकाने। रूबी जिस तरह से अपने एंड गोल को रीएस्टेब्लिश करती है, उसी तरह आक्वा भी बताता है कि इस स्टेज प्ले में हिस्सा लेना सिर्फ एक छलावा है। वो यहाँ पर भी आई के कातिल को ढूंढने की कोशिश करने आया होता है। इस स्टेज प्ले के डायरेक्टर के साथ आई के कुछ कनेक्शंस थे, इसीलिए आक्वा अपने मकसद को पूरा करने यहाँ आया होता है। पूरे एपिसोड में आक्वा मोस्टली सबसे अलग थलग होकर रहता है, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है, मगर एक टॉपिक पर जरूर बात किया जा सकता है, वो है काना चान की एक्टिंग। इस स्टेज प्ले के एक्टर्स अपने आप में काफी शानदार होते हैं। इतने अच्छे एक्टर्स के बीच में हम काना के असल एक्टिंग पोटेंशियल को देखते हैं। पिछले सीजन में हमें थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया था कि काना एक अव्वल दर्जे की एक्टर है, मगर उसकी पर्सनैलिटी की वजह से वो अपने एक्टिंग करियर को आगे नहीं बढ़ा पाई थी। अब इस नए अपॉर्चुनिटी के रहते हम देखते हैं कि काना किस लेवल की एक्टिंग कर सकती है। लिटरली गूज़बम्प्स। अब बात करते हैं आकाने के एक्टिंग के बारे में। एक तरफ जहां पर काना बेहतर हो रही है, वहीं पे आकाने पिछड़ती जा रही है। आकाने बेशक एक जबरदस्त एक्टर है, मगर इस स्टेज प्ले में वो जिस किरदार को प्ले कर रही है
उसे सोर्स मटेरियल के कंपैरिजन में काफी बदल दिया गया होता है ताकि कम समय में स्टेज प्ले को कंप्लीट किया जा सके। आकाने एक मेथड एक्टर है और वो अपने किरदार को हर एंगल से स्टडी करने के बाद उसे काफी बेहतरीन तरीके से रेप्लिकेट कर सकती है। आकाने को एक प्रिंसेस का रोल मिला होता है जो एक एंटेगनिस्ट होने के बावजूद अंदर से नरम दिल होती है, मगर स्टेज प्ले में प्रिंसेस को एक हिंसा प्रिय पागल औरत बना दिया गया होता है। क्योंकि आकाने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के जरिए अपने कैरेक्टर को समझ रही थी, इसीलिए इतने बड़े प्लॉट ट्विस्ट की वजह से उसे एक्टिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। और ये बात भी है कि सोर्स मटेरियल में प्रिंसेस का कैरेक्टर काफी गहरा था, वहीं स्टेज प्ले में वो काफी खोखला लग रहा था। आकाने इस मामले में कुछ और कर भी नहीं सकती क्योंकि ये सब ऑथर के परमिशन के बाद स्क्रिप्ट राइटर द्वारा तय किया गया था। अब हम देखते हैं कि टोक्यो ब्लेड की ऑथर वहाँ पर रिहर्सल देखने आ जाती है। वहाँ पे सबकी एक्टिंग देखकर ऑथर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, इसीलिए सबकी एक्टिंग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऑथर कहती है कि स्टेज प्ले के स्क्रिप्ट में रिवीजन चाहिए। डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर सोचते हैं कि कुछ सीन्स में रिवीजन करना इतनी बड़ी बात नहीं होगी, मगर ऑथर तो कुछ और ही सोच रही थी। ऑथर चाहती है कि स्क्रिप्ट को पूरी तरह बदल दिया जाए। तो एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है, मगर अभी एक चीज डिस्कस करना रह गया है और वो चीज है aqua के इंटेंशंस। मुझे aqua और आकाने के रिलेशनशिप से कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर aqua के इतिहास को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सीजन के खत्म होते होते वो कहीं आकाने से ब्रेकअप ना कर ले। इस प्ले का जो डायरेक्टर है वो लाला लाई थिएटर का लीडर भी है और जैसा कि हमें पता है आकाने इस लाला लाई थिएटर में बहुत पहले से काम कर रही है। मेरा अनुमान ये है कि आकाने के जरिए aqua डायरेक्टर के करीब पहुंचना चाहता है और काम होते ही वो शायद आकाने को खुद से थोड़ा दूर कर देगा। aqua के इरादे तो नेक हैं, मगर वो अपने ही लोगों को प्यादों की तरह देखेगा तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। एनीवेज, पहले एपिसोड से ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाना भी सही नहीं होगा। मुझे तो बस इतनी ही चीज़ें ध्यान आई, मगर आपको एपिसोड में कुछ और दिखा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और देखने के लिए शुक्रिया।